तो भाई क्लास 12th वाले मेरे शूरवीरों, आज तुम्हारा बिजनेस स्टडी का पेपर था और मेरे पास जो है इस बार सेट नंबर 3 है। पूरे पेपर का एमसीक्यू सॉल्यूशन कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी डाल दो। मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने आ गया हूं। पहले पेपर सेंटर पे गया था, बच्चों की रिव्यू रिकॉर्ड किए और पेपर मुझे लगता है बहुत 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 बढ़िया है। जिन भी बच्चों ने पढ़ाई की है उन्हें पेपर लगा होगा इजी, जिन भी बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है उन्हें पेपर लगा होगा एवरेज या एवरेज से डिफिकल्ट। तो मैं आता हूं आपको फटाफट से सेट नंबर 3 के सारे एमसीक्यूज बता देता हूं। अगर आपको चाहिए कि सर जो केस स्टडीज वाला पार्ट है उसका भी हमें बता दीजिए क्या क्या आंसर होने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना है कि हाँ सर हमें भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट बता दीजिए। और उसमें जो पेपर नंबर जो आपका जो सेट नंबर है 1 2 3 जो आपका पार्ट बी है उसमें क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। बाकी जो एमसीक्यूज है वो तो ऊपर नीचे और सारे एमसीक्यूज सेम है। तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करके स्कोर भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि कोई आंसर ऐसा तो नहीं है जो मैंने आपको अलग बताया हो और किसी और टीचर ने कोई और आंसर बताया, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस अंडर विच प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइड करता है कि मैं अब स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर दूंगा। तो आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपका वो कह रहा है कि मैं अपने स्टैंडर्ड्स उसने इवैल्यूएट किए होंगे, परफॉर्मेंस किया होगा, कंपेयर किया होगा, लास्ट में उसने डिसाइड किया है, तो मतलब टेकिंग करेक्टिव एक्शन इसका आंसर होगा। इसमें केस स्टडी भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं थी। डी ऑप्शन है फर्स्ट का। नेक्स्ट, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजनिंग। जैसा पूरा पेपर पैटर्न बताया था मैंने कुछ समय पहले कि आपके 3 असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे, एक मैच द फॉलोइंग आएगा, एक इमेज वाला क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल ऐसा ही आपका पेपर आया है। तो कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट, coordination act as a binding force between the department and ensure that all action aimed at achieving the goals of the organization। तो काफी सारे बच्चों को ये चीज तो पता है कि दोनों ट्रू है, लेकिन क्या ये एक दोनों की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, यहां पर डाउट आ जाता है। तो भाई देखो, इंश्योर्स की बात कर रहा है यहां पर कि यूनिटी आ जाए और बाइंड करता है फोर्सेस को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ एंड इज द करेक्ट, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, These are 2 statements, assertion यहां पर भी है, कह रहे larger the lead time। इसमें काफी सारे बच्चों को डाउट आया होगा। larger the lead time, larger the quantity of material required to be stored and larger shall be the amount of working capital। तो जितना ज्यादा समय आपको लगेगा रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल चाहिएगा। इसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से भी आप पढ़ सकते हैं आगे। इफ द रॉ मटेरियल डू नॉट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी, अगर रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड नहीं है अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी का, तो हायर स्टॉक लेवल भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो आंसर ये भी बिल्कुल सही है। अगर अनइंटरप्टेड मतलब फ्लो नहीं है आपका कि रॉ मटेरियल जल्दी से आ जाएगा, तब भी आपको हायर चाहिएगा। इसी को लीड टाइम भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या दोनों करेक्ट है? आंसर इज यस। और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस। तो इसका जो आंसर होगा वो भी होगा डी। इसमें काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत लगाया हो सकता है, स्टार मार्क कर देता हूं मैं इसको, लेकिन आंसर इसका डी ही होगा। नेक्स्ट आ गई आपकी परेस स्त्री, जो हम क्लास में काफी सारा मजाक भी किया था हमने इसके लेके। तो परेस और स्त्री और आयरन के लिए जो आपको मार्क चाहिए वो है आपका आईएसआई मार्क। देखते ही बच्चों ने क्वेश्चन लगा दिया होगा। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन की बातें करते हैं तो भाई क्या है, मार्केटिंग फंक्शन बीइंग डिस्कस्ड बाय मार्केटिंग मैनेजर, कौन सा वाला है? तो चेक कर लेते हैं। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द शोरूम टोल्ड सिद्धार्थ दैट द कंपनी ऑफर्स क्रेडिट फैसिलिटी, मेंटेनेंस सर्विसेज और अदर सर्विसेज जिससे हेल्प करते हैं रिपीट कस्टमर और सेल्स आने के लिए। कल ही मैंने एक पेपर लिया था, उसमें भी जो आंसर था बिल्कुल सेम था, सी आंसर है। जिन बच्चों ने कल वाला पेपर दिया होगा वो चेक कर सकते हैं। एक ऐसा एमसीक्यू था जिसमें उसमें कंपनी की लॉस इमेज को वापस लाने की बातें कर रहे थे और इसमें कह रहे हैं कि हम कस्टमर्स रिपीट हो जाएं, मतलब भागे ना कहीं पर भी। आगे कह रहे बिमल एक वर्किंग कर रहा है मन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टॉयज में, एंड बेसिक टास्क ऑफ बिमल राय इज टू इंक्रीडिएट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसमें काफी सारे बच्चों को डाउट आया और उन्हें लगा कि इसका मिडिल लेवल होना चाहिए, लेकिन मेरे मुन्ना इसका मिडिल लेवल नहीं होगा आंसर, इसका होगा टॉप लेवल। टॉप लेवल ऊपर से बैठ के सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। अपने अंदर के जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो अपना डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो मिडिल लेवल मैनेजर है, वो देखता है, लेकिन बाकी सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है टॉप लेवल वालों की। Next, the risk related to inability to make fixed financial charges like interest payment and other। इसे क्या बिजनेस का रिस्क बोलते हैं? नहीं, ये फाइनेंस का रिस्क है। फाइनेंस का रिस्क है तो इसे क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल रिस्क। और काफी सारे बच्चों ने बिजनेस रिस्क लगाया होगा, तो मेरे बच्चे इसमें आपका गलत हो जाएगा। जब रिस्क ही देखो, रिस्क का नाम दिया उसने इंटरेस्ट पेमेंट अदर पेमेंट्स, तो सारा जो रिस्क है वो फाइनेंस रिलेटेड आपका, तो फाइनेंस रिस्क होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ मैकेनिज्म इन मार्केट ऑफरिंग। कह रहे एक एक्सचेंज के लिए करेक्ट पूछा है, तो इसका मतलब आपको 3 इनकरेक्ट मिलेंगे, एक करेक्ट मिलेगा। कह रहे नेसेसरी होता है देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 पार्टीज। जी नहीं, 2 पार्टीज होती हैं इसके अंदर। द पार्टीज डू नॉट हैव द फ्रीडम टू रिजेक्ट द ऑफर, नहीं, फ्रीडम होनी चाहिए आपके लिए। द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर फॉर ईच पार्टी हैज टू मेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कंपल्शन, कंपल्शन नहीं होता, फ्री विल होता। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। पढ़ो या मत पढ़ो, सीधा आंसर होगा। नेक्स्ट,
कह रहे द एस्पेक्ट ऑफ नेचर मैनेजमेंट हाइलाइटेड कौन सा है, कह रहे पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, नॉलेज एक्वायर की है स्किलफुल मैनर में, तो आंसर क्या होगा ए। बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 कह रहे मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग, जिसको हेट्रोजीनियस नहीं पता होगा बेचारा वहीं प्रॉब्लम में आ गया होगा। हिंदी वाले पार्ट में जाके आप देख सकते थे इसको, इसका मतलब अलग अलग होता है। इन देयर एक्सपेक्टेशन परसेप्शन एंड रिएक्शन। मैंने कहा क्या ये बात सही है, कह रहे हाँ। मोटिवेशन कैन बी अदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आंसर क्या ये भी बात सही है, आंसर इज यस। इसमें कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं थी, दोनों फीचर्स थे उसके, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा वाला, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कितना स्कोर आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज, दिस हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। तो क्या ये चेंज की बात कर रहा है, नहीं। क्या डेवलपमेंट की बात कर रहा है, क्या एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की बात कर रहा है, नहीं। ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बातें कर रहा है, जहां पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल क्लियर होती हैं। उसके बाद जो भी बच्चा बिना सब्सक्राइब किए दे रहा है, तो भाई माता रानी आप लगाइए, अगला पेपर बढ़िया जाना है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। मैच द कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग कॉलम विद देयर रिस्पेक्टिव कॉलम। कह रहे प्रोडक्शन क्या करता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या करता है, कह रहे क्वालिटी को इंप्रूव करता है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट सेलिंग कंसेप्ट क्या करता है, एग्रेसिव सेलिंग करता है। कहां है एग्रेसिव सेलिंग, कहां है, जब तुमने पढ़ा परसुएड करता है, बायर को ल्योर करता है, कॉक्स करता है, ये सारे कीवर्ड्स आपको क्लास में पढ़ा दिए गए थे। तो सेलिंग वाला जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है भाई, मेन फोकस क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, तो ये रहा आपका मार्केटिंग। और लास्ट वाला बच गया तो वो सोशल। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड, तो आंसर जो होगा आपका वो होगा डी। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहती है। कह रहे द रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज इज वन ऑफ द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही है, हाँ। कह रहे ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ, तो क्या ये भी सही है, आंसर इज यस। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे चलते हैं। Which of the following statement is correct about personal selling? करें पर्सनल सेलिंग के बारे में क्यों कौन सी बात गलत है, यानी कि 3 बातें इसमें कौन सी बात सही है, तो इसका मतलब 3 बातें आपको इसमें गलत दिखाई देंगी। इम्पर्सनल फॉर्म होता है क्या, नहीं पर्सनल फॉर्म होता है। करें डज नॉट अलाउ सेल्समैन टू डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप। मैंने कहा भाई ये तो उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो क्या नाम पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है, उसको क्या नाम है परसुएड करने के लिए। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। बाकी आगे चलते हैं, पर्सनल सेलिंग इज अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव व्हिच इज डिजाइंड टू एनकरेज, शॉर्ट टर्म वगैरह कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन, हाई इन्फ्लेशन रेट जनरली रिजल्ट इन कांस्टेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज दे इंक्रीज द वेरियस कॉस्ट ऑफ द बिजनेस सच एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, तो एक कौन सा वाला है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा वर्किंग कैपिटल तो हाई चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल के रेट्स बढ़ गए हैं आपके मटेरियल वगैरह के, तो क्या करना होगा, हमें इकोनॉमिक एनवायरमेंट लगाना होगा। भाई इकोनॉमी में महंगाई हो रही, इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में। कह रहे इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी कैसे मिलती है, क्या पोजीशन से मिलती है, नहीं इनफॉर्मल में तो पोजीशन से नहीं मिलती भाई, जिसकी क्वालिटी होगी उसी मिलेगी। क्या कंपनी के रूल रेगुलेशन से मिलती है, क्या स्केलर चेंज से मिलती है, आंसर इज नो। तो चूजिंग द ऑड वन आउट से भी आप इसका आंसर लगा सकते थे, 16 का डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहे आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस। क्या पूछा है उसने, कह रहे व्हेन ही फाउंड दैट द फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी लियोन ग्राफिक्स इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट विद द न्यू सब्स्टिट्यूट, ही प्रिपेयर्ड टू मीट द थ्रेट। अब थ्रेट की बातें की गई है भाई, ढूंढ लो किसमें थ्रेट आ रहा है, ये रहा। कह रहे आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। कितना सिंपल कितना चिंटू क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। आगे अगर आपको मतलब मुश्किल भी लग रहा होगा तो आपने जब रीड किया होगा तो आप ऑप्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, ये भी है। कंट्रोलिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी है। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो हम बनाते हैं, और अंडरटेकन टू डेवलप द मार्केट एंड बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट फंक्शन है और हमसे क्या पूछा था, कौन सा प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है। 19th पे आते हैं। 19th क्या पूछा है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा डिस्कस किया गया है। जब लोगों की ड्यू टू ग्रोथ ट्रेंड, जो ग्रोथ ट्रेंड हो रहा है, ग्रोथ ट्रेंड टुवर्ड्स द हेल्दी कंजम्पशन हैबिट्स, क्या क्लास में करवाया गया है भाई, 100% क्लास में करवाया गया है। कैसी बात कर दी। तो 19th क्वेश्चन का सी पार्ट आता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट एमसीक्यू पे, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंडेंट अपॉन, ये सब बच्चों का अलग अलग किया होगा इसने, और मैं आपको इसको बताता हूं सही आंसर क्या होगा। अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इसे कंटीजेंट बोलते हैं। कई सारे बच्चों ने चेंज के चक्कर में से फ्लेक्सिबल लगा दिया होगा, लेकिन कंटीजेंट का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को चेंज नहीं करे, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो उस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन जो है वो डिपेंडेंट करती है प्रिवेलिंग मार्केट सिचुएशन पर, और अगर वो चेंज होती है तो आपको फिर प्रिंसिपल भी चेंज करना होता है, जिसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपको कंटीजेंट के अंदर। तो ये थे आपके 20 एमसीक्यूज। अगर आपको चाहिए कि सर केस स्टडी वाले भी बता दीजिए, सेट 1 सेट 2 सेट 3 एक ही वीडियो लेके आइएगा, कि जो पार्ट बी है उसके केस स्टडीज के आंसर देने के लिए, तो मैं वो भी आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन आपको उसके लिए करना पड़ेगा अपना एमसीक्यू स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ईमानदारी वाला, और फिर कमेंट करना पड़ेगा कि आपको वीडियो चाहिए, एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, अगले एग्जाम में लग जाइए। बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर आने वाली है, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।